वर्धन डायनेस्टी। वेलकम टू स्मिथ केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से गुप्त साम्राज्य चल रहा था और ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में। वर्धन वंश के बारे में दोस्तों जानकारी की हमें और समझे गहराई से, तो जिससे जो बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है उस ग्रंथ से हमें पता चलता है। और हुएन की एक है दोस्तों सीयू की नामक चीनी ग्रंथ, उससे हमें पता चलता है। तो हर्षवर्धन के दोस्तों 2 अभिलेख भी हैं, जैसे बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख। तो उनसे भी हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे वर्धन वंश डायनेस्टी थी। और ये भी पता चलता था दोस्तों, एक ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, तो उसका जो अभिलेख है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया कि हर्षवर्धन था उसने मुद्राएं चलाई थी। आपको पता होगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय था, उससे हर्षवर्धन हार गया था चालुक्य डायनेस्टी से। तो बाणभट्ट के द्वारा उसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया है दोस्तों। उसमें कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन थे और जो उनके जो प्रभाकर वर्धन हो गए, ये राज्यवर्धन हो गए, ये पुष्यभूति पूर्वज थे इनके। तो यहीं से आए थे। हर्ष के पूर्वज दोस्तों श्रीकंठ राज्य का जो आज का दोस्तों जिसकी राजधानी स्थाणुवीश्वर है ना, थानेश्वर के आसपास, वहाँ के वहीं पे ही दोस्तों ये पंजाब के आसपास पड़ता है। पंजाब और दिल्ली के आसपास ही, इसी के आसपास थानेश्वर। तो यहाँ पे ये इधर राज्य करते थे अपना। तो प्रभाकर वर्धन था, इस वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक था। और इसने दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इस तरीके के दोस्तों राजा उपाधि धारण करते रहते थे। तो इसी के समय दोस्तों मुद्रा भी चलाई गई थी। तो दोस्तों इसी मुद्रा जब इसने चलाई तो इसने अपना प्रतापशील उपाधि धारण कर ली। तो इस तरीके से दोस्तों राजा लोग थे, ये सब करते रहते थे। तो फिर क्या होता है दोस्तों, 605 ईस्वी के आसपास प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती, वो भी सती हो जाती है वहीं पे ही। तो इस समय क्या होता है दोस्तों, राज्यवर्धन, उसका जो इनका बड़ा लड़का था वो शासन करता है, उनके छोटे थे हर्षवर्धन। दोस्तों इसी के अंदर राज्यवर्धन शासक बन जाता है। मालवा का शासक देवगुप्त ने दोस्तों क्या पड़ता है कि देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और क्या करता है दोस्तों, गृहवर्मा की हत्या कर देता है। तो जो राज्यश्री को कारागार में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे राज्यवर्धन, यहाँ पे दोस्तों मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या हुआ था, ध्यान से समझने एक बार गहराई से इसको। दोस्तों जब ये इस कन्नौज पे शासन करता था दोस्तों, एक जो गृहवर्मा नाम का एक राजा, तो क्या करता है देवगुप्त उस पर आक्रमण कर देता है, तो उसकी हत्या करके राज्यश्री को कारागार में डाल देता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होता है कि राज्यवर्धन आगे क्या होता है दोस्तों, मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि इसको किस तरीके से शशांक जो मरवा देते हैं राज्यवर्धन को, तो फिर हर्षवर्धन शासक बनते हैं। दोस्तों 606 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन कन्नौज के शासक बन जाते हैं और अपनी राजधानी इन्होंने कन्नौज ही बना लेते हैं। और इसी समय दोस्तों हर्ष संवत की शुरुआत कर देते हैं, पूरा अपना इलाका फैलाते हैं। तो इसी के अंदर दोस्तों ये मगध राज की उपाधि धारण करते हैं। और जो भास्कर वर्मन था, वो हर्ष जो दोस्तों असम के राजा थे, उनसे अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेते थे। इसके द्वारा क्या होता था, शशांक था ना, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि राज्यवर्धन को मार के चला गया था ये, तो इसने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों ऐहोल अभिलेख से ही प्राप्त होता है कि क्या होता है कि जो हर्षवर्धन था वो इनसे पराजित हो गए थे पुलकेशिन द्वितीय से। ये जो युद्ध था वो नर्मदा नदी है उसके तट पर ही हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसके अंदर समझा कि महत्वपूर्ण बातों को। अब अगली वीडियो हम समझेंगे किस किस तरीके से इस समय क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।